हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स की जो हमने सीरीज चलाई हुई है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसमें साल 2021 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। 2020 का पेपर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2020 में आया हुआ है, सेट ए है ये, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस साल स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में बोला है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। डी का मतलब 2019। अगर हम इसका डिटेल बैकग्राउंड देखें तो देखिए जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, किसने, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एनसीएपी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में यानी बड़े रूप में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना, ठीक है, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना। और इसका टारगेट था कि 2017 की तुलना में 2024 में जो सांद्रता है वो PM10 और PM2.5 की जो सांद्रताएं हैं उसमें 20 से 30% तक की कटौती करना, ये इनका टारगेट था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे आप अब सीरीज आपने चलाई हुई है, जैसे मैंने सीरीज चलाई हुई है, ठीक है, ये इनिशिएटिव है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की डिटेल बैकग्राउंड देखेंगे, और ये एनसीएपी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में भी हमने जाना क्या है ये, ठीक है। ये क्या है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड भी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। देखिए जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इनको पुराणों में श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक, ठीक है। इसके अलावा आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर भी कहा गया है इन्हें। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय यानी कि श्री पर्वत का शासक और आंध्रों का नौकर यानी कि आंध्र भृत्य भी कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये पहले सातवाहनों के सामंत थे। जो सातवाहन शासन, सातवाहनों का काल आया ना, उनके ये सामंत थे। लेकिन उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घोषणा की कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। और इस वंश का संस्थापक था श्री शांतमूल। क्या नाम था, श्री शांतमूल। इस वंश के संस्थापक का नाम था श्री शांतमूल, ठीक है। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित समितियों में से किसने जो है मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया अलग समिति ने, ठीक है। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर साल 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में कम से कम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोक्ता मांग पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, ठीक है। एक टास्क फोर्स बनाई गई और इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की नीड्स के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, ठीक है। और कार्यदल द्वारा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के कम से कम पोषाहार आवश्यकता की जो रिपोर्ट थी उनको ध्यान में रखा और न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार बनाया, ठीक है। ये कुछ सारी चीजें थी इसमें। जैसे आपने बहुत सारा पढ़ा भी होगा इसमें। जैसे इनके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके लिए 2435 कैलोरी पर डे और शहरी क्षेत्र के लिए 2095 कैलोरी, ये मतलब कि लगभग 2100 के आसपास के कैलोरी का इन्होंने जो है आंकड़ा रखा था, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि मौर्य काल में एग्रोनेमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि द ऑफिशियल एग्रोनेमी ड्यूरिंग मौर्यन एज वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है जी। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, ताकि इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी अच्छे से इसको समझ पाए। तो इसका आंसर हो गया मार्ग निर्माण का जो ये काल था, यानी मार्ग निर्माण से संबंधित है एग्रोनेमी। देखिए मौर्य काल में जो एग्रोनेमी थे ना, ये अधिकारी थे राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण और न्यायिक प्रशासन और सड़कों का रखरखाव से संबंधित थे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जैसे हमने डिस्कस भी किया, क्या किया, कि राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और सड़कों के रखरखाव से भी ये संबंधित थे, ठीक है। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। कौन सा नहीं किया जाता भैया, सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटी। अगर हम डिटेल बैकग्राउंड देखें
तो मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन जो है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य तथा जीवन स्तर आयाम का आकलन जो है ना प्रति व्यक्ति जीएनआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी यानी कि सोशल इनइक्वालिटी। फिर मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये मैच करना है। महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है यानी कैपिटल दी हुई है। ठीक है, मत्स्य, कुरु, सूरसेना, अस्मक, इसके बारे में दिया गया है। देखिए मत्स्य की क्या है राज कैपिटल, मत्स्य की है विराटनगर। मत्स्य की हो गई आपकी विराटनगर, ये देखिए मत्स्य की हो गई विराटनगर। ठीक है, फिर आपकी कुरु की बनती है इंद्रप्रस्थ। कुरु जो कौरव, ये कुरु, कुरु जो इससे रिलेट कर सकते हैं ना आप, ये कुरु की कैपिटल हो गई इंद्रप्रस्थ। ठीक है जी, सूरसेन की हो गई मथुरा। क्या हो गई सूरसेन की, मथुरा हो गई कैपिटल। और अश्मक की पोतन। ठीक है, ये पूरा इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आपको, तो अलग से हम इसका भी जल्दी से जुगाड़ करने वाले हैं बढ़िया सा एक। आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, जल्दी से हम एक पेन टैब लेने वाले हैं जिसमें मैं आपको लिख के समझाया करूंगा और बढ़िया से तरीके से। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएं। तो चलिए, ये समझ में आ गया आपको, मत्स्य की विराटनगर, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये वाला ए का 3 वाला, यानी कि मत्स्य की विराटनगर। ठीक है, कुरु की हो गई आपकी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अश्मक की हो गई पोतन। ठीक है जी, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। द आइडिया ऑफ कल्चर पॉवर्टी वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? गरीबी की संस्कृति का विचार जो है प्रस्तुत किया था, किसने किया था? गरीबी की संस्कृति का विचार किया था ये प्रस्तुत। देखिए इसकी अगर बैकग्राउंड देखें हम, तो देखिए कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता की संस्कृति, इसकी अवधारणा को जो अमेरिकी मानव शास्त्री थे ऑस्कर लुइस, कौन थे? ऑस्कर लुइस। ऑप्शन तो आपको पता चल गया, आप ऑस्कर लुइस, यही आंसर है ऑस्कर लुइस द्वारा। थोड़ा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। देखिए जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थी इसकी अवधारणा ऑस्कर लुइस द्वारा दी गई थी, और इस अवधारणा के अकॉर्डिंग आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग जो है अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही, ठीक है, उनकी अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति के प्रभाव के कारण निर्धन बने रहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है। वो खुद के अपने कल्चर में फंसे रह जाते हैं जो कि उन्हें ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहन नहीं देती है। इस तरह से है कुछ। तो ये गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुइस द्वारा। ठीक हो गया जी। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि दो कथन दिए गए हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एंड एज असर्शन एंड द अदर द रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दी हुई है यानी कि स्टेटमेंट असर्शन ए दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है इसका कि हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है हमें, ये बोलो है, यानी कि वी हैव मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसीजर्स। ठीक है, जो उनके पूर्ववर्ती राजवंश हैं उनकी अपेक्षा अधिक जानकारी है हमें चोलों के विषय में, ऐसा कुछ कथन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका रीजन दिया हुआ है कि चोल शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन जो है स्टार्ट किया, जिसमें जो है उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें, देखिए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक जो दीवारें हैं उन पर शिलालेख स्थापित किए। किसने? राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखा में जोड़ने की जो प्रथा थी उसका स्टार्ट किया। किसने किया स्टार्ट? ये किया राजराज प्रथम ने। ठीक है, और इसका जो अनुकरण था वो बाद के राजाओं ने किया। तो इसका मतलब ये बनता है कि चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ठीक है, हमारा जो कथन है वो भी ठीक हो गया और कारण भी हमारा ठीक हो गया। तो स्पष्ट होता है कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, और कारण जो है कथन ए का सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। फिर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं था? ठीक है, अब देखिए उसमें जो इंपॉर्टेंट था वो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण,
पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन, पुनर्वासन, ये सब मेन थे। राजनीति और विकास जो है चर्चा का विषय नहीं था। कौन सा नहीं था? राजनीति और विकास जो है चर्चा का विषय नहीं था। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, राजनीति एवं विकास, क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्ट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स, इसके बारे में है। तो 10वां ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका जो रहेगा उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिले में ये भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि एमपी के रायसेन जिले में ये स्थित है भीमबेटका। ठीक है, और इसकी खोज की गई थी 1957 में। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है और खोज की थी वीएस वाकंकर ने। किसने खोज की थी? वीएस वाकंकर ने। तो ऑप्शन हो गया वीएस वाकंकर, ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर है। फिर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटी स्कीम। ठीक है जी, अब बताओ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन कौन से चयनित उत्तर प्रदेश के शहर हैं, कौन कौन से हैं और कितने हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे, कमेंट में बताएंगे, या तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि 10 शहर हैं ऐसे। अब कौन कौन से वो हम डिस्कस करते हैं कि मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद है। ठीक है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, बरेली है, झांसी है, कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है। अब आप लोग बताएंगे जो लेक्चर को सुन रहे हैं, आप लोग किस किस शहर से हैं? क्या आप लोग स्मार्ट शहर से आते हैं, स्मार्ट सिटी से आते हैं आप लोग? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर। ठीक है, प्रयागराज यानी जिसे पहले नाम इलाहाबाद था। ठीक है, अब लखनऊ आता है आपका, वाराणसी और आगरा। ठीक है जी, ये 10 स्मार्ट शहर हैं। आप लोग बताएंगे जरूर कमेंट सेक्शन में, आप लोग इन शहरों से आते हैं क्या? जो जो इन शहरों से आते हैं वो कमेंट में जरूर वाई लिखेंगे, यस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये लिस्ट है, मैच लिस्ट विद, मतलब लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, हड़प्पा के पुरास्थल दे रखे हैं और संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य दे रखे हैं, कहां पर ये स्थित है। जैसे बालू के बारे में बात की गई है, तो बालू कहां पर है? बालू हरियाणा से रिलेटेड है, तो बालू हरियाणा से रिलेटेड है। मांडा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए, बालू जो है ये हरियाणा से रिलेटेड है। फिर आता आपका मांडा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, पाडरी, पाडरी आपकी गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, और हुलास है आपका यूपी से रिलेटेड। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, ये वाला आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13 कि साल 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वो प्रतिवेदन कौन सा था, रिपोर्ट कौन सी थी? द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन 1987। द रिपोर्ट वाज कौन सी थी? थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, इसका जो ये ब्रेटलैंड रिपोर्ट है जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तो आपको पता चल गया, आंसर तो आपको पता चल गया, आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए, ब्रेटलैंड रिपोर्ट जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, ये WECD यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये 1987 में जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन था। तो आंसर इज ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेइनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया। दूसरा आता है, सामपुर यथोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेइनसांग, अबू जईद, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। ठीक है, सामपुर यमोत्राज्व सूर्य पूजा से संबंधित है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है जी।
फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? ये जो है ना, भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है ये? नीति आयोग द्वारा। आंसर इज ऑप्शन बी। और किसके लिए स्टार्ट किया गया है ये? अटल नवोन्मेष। देखिए, नवोन्मेष से नवाचार को आप रिलेट कर सकते हैं। नवोन्मेष, नवाचार, तो ये नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा स्टार्ट की गई ये पहल है ये। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद आता है आपका, भारत सरकार द्वारा साल 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? ठीक है, देखिए जो ILO था ना, ये साल 1919 में अस्तित्व में आया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ठीक है जी, अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़े क्वेश्चन को, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन समिट ऑफ ILO इन द ईयर 1919। कोई चीज आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आती है तो आप इंग्लिश में पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि कंफर्म कर सकते हैं चीजों को। ऐसे ही पेपर टैकल होता है, ऐसे ही पेपर सॉल्व होता है। ठीक है, ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, ये साल 1919 में अस्तित्व में आया और अक्टूबर 1919 में वॉशिंगटन में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? NM जोशी को भेजा गया था। ठीक है, और उनके सलाहकार के रूप में VP वाडिया भेजे गए थे। ठीक है जी, सलाहकार के रूप में VP वाडिया भेजे गए थे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें आंसर दोनों है, NM जोशी और VP वाडिया। तो हमारा आंसर होगा इसमें NM जोशी। प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था। ठीक है, अब जो 2020 का पेपर हुआ था ना, मैं इसमें आपको एक मेन बात बताऊं, ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा चर्चा में बना हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला। ठीक है, इसमें आयोग ने VP वाडिया क्या कहते हैं टिक कराया था, जो कि इस पे बहुत सवाल जवाब भी उठे थे, मुद्दा बन गया था ये। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो NM जोशी है। ठीक है, VP वाडिया ये आंसर नहीं है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इसमें, NM जोशी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि साल 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, देखिए साइलेंट स्प्रिंग जो है पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक बुक है। इसकी जो लेखिका है अमेरिकी जीव विज्ञानी और संरक्षणविद रेचल कार्सन। कौन है? रेचल कार्सन। ये जो बुक है 1962 में प्रकाशित हुई थी, तो आंसर इज ऑप्शन सी, रेचल कार्सन। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सला सेपेल। 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक्सला सेपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, आपने कर्नाटक वार और एंग्लो मराठा वार, मद्रास वार, ये तो सब सुनी होगी, लेकिन ये वर्ड आप पहली बार या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने रिपीटेड सुन रहे हो, कुछ लोग पहली बार सुन। एक्सला सेपेल 1748 क्या चीज है? ठीक है, देखिए बैकग्राउंड में हम समझ लेते हैं हम। तो ये एक्सला सेपेल की जो संधि है 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था 1748 से। ठीक है, यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो समाप्त हो गया और मद्रास जो है अंग्रेजों का पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को फिर से प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ठीक है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी इससे और अंग्रेजों को मद्रास जो है फिर से प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है जी, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यानी which one among the following is not covered under integrated child development program? ठीक है, कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? देखिए, अक्टूबर 1975 में एक ये लॉन्च किया गया समन्वित बाल विकास सेवाएं। ये योजना जो है भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। ये योजना जो है ना, सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है। पैकेज में क्या क्या आता है? आपका पूरक पोषण आता है इसमें, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आती इसमें आती है। ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, टीकाकरण इसके अंतर्गत आता है, टीकाकरण इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आपका स्वास्थ्य चेकअप आता है। ठीक है, रेफरल सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं।
तो ये कुछ सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो कौन सा नहीं आता है इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि परिवार नियोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पूरक पोषण आ गया, टीकाकरण आ गया, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा आ गई, परिवार नियोजन नहीं आता है इसके अंदर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है, वही मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये 1878 से मैच करता है। ठीक है, फिर आता है आपका शाही पद अधिनियम, ये 1876 से मैच करता है। शाही पद अधिनियम ये आता है आपका 1876 में। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये आता है आपका 1861 में। ठीक है, और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869। तो आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। फिर अगला भी क्वेश्चन यही है, इसमें भी लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो ये क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता है, इसमें नगर का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज में आपको कृषिक समुदाय मिलेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें मिलेंगी उत्तर वैदिक समाज में। ठीक है, और ऋग वैदिक समाज में, ऋग वैदिक समाज में आपको चारागाह, यानी कि जो पशु थे उनको चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता था, ये सारी। और मध्यकाल आता है आपका जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड, मध्यकाल आता है आपका जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड। तो आंसर इज ऑप्शन डी 21 का। ठीक है जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पेपर का जो ये स्क्रीनशॉट, वो सॉरी इसको स्कैन करके लिया हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो कोई इशू नहीं, दिख तो रहा है ना क्लियर? आइए मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, एक सेकेंड, अभी दिख रहेगा शायद आपको। हाँ जी, दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, फिर सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? देखिए सिक्किम जो है नेपाल और भूटान राज्यों के बीच में स्थित एक छोटा सा राज्य है, या राज्य था, अभी भी राज्य था, अभी भी एक स्टेट है, ये राज्य है। और उसके राजा पर दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, राजा पर यह दोष लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, इसको भारत को मिला लिया गया। ठीक है, दार्जिलिंग भी इसी समय भारत में मिलाया गया। ठीक है जी, तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखीय नगर बने? ये भारतीय लिखा है, इस भारतीय जनगणना में, एक सेकंड में देख लेता हूँ ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 है ना ये, एक सेकंड में देख लेता हूँ इसके बारे में। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? एक सेकंड, हाँ जी, किस जनगणना, ये किस जनगणना लिखा है, भारतीय लिखा है, जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में है ये। तो इसमें देखिए ये जो है ना, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ, ये साल 1971 में, 1981 की जनगणना में 10 लाख यानी कि मिलियन प्लस सिटीज बने हैं ये। प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में 7-10 लाखी जो नगर हैं वो हैं, कानपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी, साल 1971 और 1981 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन यहां से बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत भी होता है ये, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने भाग जो है नहीं लिया था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये चलिए मैं ही डिस्कस करता हूं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से सम्मेलन में भाग लिया था या नहीं लिया था। ठीक है,
लेकिन चलिए इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं कि 1931 यानी कि 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये चली थी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो थे महात्मा गांधी। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। ठीक है, यानी कि सरोजिनी नायडू भी थी, एम के गांधी भी थे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिस्सा नहीं लिया। तो आंसर इज ऑप्शन डी। फिर लिस्ट है ये, इनको मैच करना है। ठीक है, देखिए ये जजमानी रिलेट करती है उत्तर प्रदेश से, जजमानी उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है ये। ठीक है, 12 बलूट महाराष्ट्र से, 12 बलूट महाराष्ट्र से। आपका मिरासी तमिलनाडु से। ठीक है, मिरासी हो गया आपका तमिलनाडु से, और अडाडे हो गया कर्नाटक से। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो 4 वर्ड है, ये जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे, देखिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल को एसडीएम बनोगे आप, डीएसपी बनोगे आप। ठीक है, तो एफर्ट्स तो भैया लगाने पड़ेंगे। कल को आप ऑफिसर बन जाओगे तो वहां पे भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, खुद से सोचना पड़ेगा काम करना किस तरह से है, तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स यहाँ भी लगाओ आप। ये जो 4 वर्ड है, जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर क्या है ये, गूगल सर्च करेंगे क्या है ये। ठीक है, इसका आप आंसर देंगे जरूर। ठीक है जी। फिर एक बुक्स है, उनके लेखकों के बारे में हम इनको मैच करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये बुक है लाला लाजपत राय की। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय की बुक है ये। फिर आता है आपका गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की बुक है। ठीक है, गीता रहस्य। फिर आता है अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग के जो लेखक हैं वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं। फिर आता है इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके जो है बुक के लेखक हैं। ठीक है जी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम। सबसे पहले सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, देखिए ये जो संकल्पना थी इसको लोकप्रिय बनाया था ईवी स्टोन क्विस्ट ने। इसने ईवी स्टोन क्विस्ट ने इसको जो है लोकप्रिय बनाया था। और रॉबर्ट ई पार्क ने इस बात की ओर संकेत किया है कि अलग अलग प्रजातियों के बीच आपसी संबंध के बीच जो नई प्रजाति और पीढ़ी डेवलप होती है यानी विकसित होती है, वो जो है संक्रमण के दौर से गुजरती है और धीरे धीरे अपने समाज में जो है हाशिए पर चली जाती है। धीरे धीरे अपने समाज में वो हाशिए पर चली जाती है। इस कारण वे इस बात की स्थापना करते हैं कि सीमांत आदमी जो है मिश्रित खून का आदमी होता है, क्योंकि वो जो है ना एक साथ ऐसे दो विश्व में रहता है जिसमें वह कम या अधिक को ज्यादा को आपको अजनबी महसूस करता है। और जो अवधारणा थी, प्रतिपादन था, संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी यानी कि मार्जिनल की संकल्पना का प्रतिपादन, इनका एक लेख हुआ है, मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी में दिया था। तो आंसर इज रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही। कोई चीज अगर आपको लगती है कि ये ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि सर ये चीज ज्यादा हो रही है या ये चीज कम हो रही है। आप लोग जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, मैं जो समझाने का जो मेरा वे है या बोलने का जो तरीका है, ये आपको समझ में तो आता है ना? तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसको बताएं। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन जो है 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? किसने की भैया आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना? अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर जो है विजय प्राप्त की थी, युद्ध चला था। ठीक है, 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की और 1755 ईस्वी में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। ठीक है, किसको भेजा? हैदर अली को। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। ठीक है, बाद में हैदर अली जो है मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने
पुरशीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया? ठीक है, तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की? हैदर अली ने की। कहानी समझ में आई? देखिए कहानी ये थी कि 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की और 1755 में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। ठीक है, हैदर अली अब जो है 1755 में डिंडीगुल आ गए। ठीक है, 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके कंट्रोल में आ गया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। तो शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा की गई? हैदर अली के द्वारा। हैदर अली फिर मैसूर का जो है वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरशीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? इसमें से कोई 3 कारण है भैया और एक कारण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन? ठीक है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड समझें, देखिए प्राकृतिक आवास जितने भी उनका नष्ट होना, जंगलों में आग लगना और वन्य प्राणियों का जो अवैध वाणिज्यिक व्यापार होता है, वन प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण। ठीक है, कौन कौन से विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ठीक है, जंगलों में आग लगना, अवैध व्यापार, ठीक है, ये सब जो है विलुप्तीकरण के कारण है। और जनसंख्या को तीव्र वृद्धि से जो है जीव जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो होगी इससे विलुप्त नहीं होंगे। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जो है ये विलुप्त नहीं होंगे। तो आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए वन प्राणी के विलुप्ति के कारण कौन से? प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, जंगलों में आग लगने से भी जाएंगे। अवैध व्यापार होगा उसका तो विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से विलुप्त कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए इसका आंसर इज ऑप्शन डी। फिर आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसमें कथन ये है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। ठीक है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। हाँ जी, देखिए आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने डिटेल्स पढ़ी होंगी तो ब्रिटिश सरकार ने कहीं पे जमींदारी सिस्टम, कहीं पर रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, तो ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम बनाए थे। ठीक है, भू राजस्व के लिए अलग व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है, जैसे इसे आप हिंदी में कह लो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। अब इसमें से जैसे स्थायी बंदोबस्त था, ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी तक क्षेत्र में था। ठीक है, और जो समूचा ब्रिटिश भारत था इसके क्षेत्र का लगभग 19% जो हिस्सा इसमें शामिल था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग 51% हिस्सा था, जिसके अंतर्गत मद्रास, मुंबई, कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल, असम यानी आधुनिक कर्नाटक, और महालवाड़ी पद्धति में आपके आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ये सारे कुछ हिस्से थे। तो इससे क्या था, अलग अलग वर्ग भी बन गए थे। तो आपका जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 2021 का ये पेपर हमने डिस्कस किया, 30 क्वेश्चन को हमने टैकल किया, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, बैकग्राउंड भी हमने जाना। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।